जोहार संगी साथी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। दोस्तों, आज का ये वीडियो पंच परगनिया के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य ही देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो कि पंच परगनिया सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस प्रकार का आपका सिलेबस में टॉपिक दिया गया है उसी प्रकार सभी टॉपिक से आज के इस वीडियो में क्वेश्चंस लिए गए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके आने वाले जो भी परीक्षाएं हैं उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर ही सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कर दे। दोस्तों, पंच परगनिया का पेड क्लास चलता है। अगर आपको पेड क्लास ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न पर आते हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और आपको स्वयं से आंसर देना है, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है, संज्ञा के कोयटा भेद होइला। संज्ञा के कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है, 2टा, 3टा, 4टा या फिर 5टा। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी देने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, पंच परगनिया में मुख्य रूप से 3 आपको ग्रामर पढ़ने हैं और तीनों ग्रामर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीनों ग्रामर में आपको संज्ञा के अलग अलग भेद मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि परमानंद महतो के द्वारा जो रचित ग्रामर है पंच परगना भाषा व्याकरण। ठीक है, परमानंद महतो जी के द्वारा रचित, परमानंद महतो जी के द्वारा रचित जो ग्रामर है उसमें आपको संज्ञा के 3 भेद देखने को मिलते हैं। जबकि चंद्रमोहन महतो जी के द्वारा जो ग्रामर लिखा गया है उसमें आपको 2 भेद देखने को मिलता है। और आदर्श पंच परगनिया व्याकरण जो कि करमचंद आहिर जी के द्वारा लिखा गया है उसमें आपको 5 भेद देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आपकी क्वेश्चन में किसी भी लेखक का नाम नहीं दिया गया है तो आपको आदर्श पंच परगना व्याकरण फॉलो करना है और उसके अनुसार पंच परगना में जो संज्ञा टॉपिक है उसका 5 भेद दिए गए हैं। इसीलिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन याद रखेंगे, आपके जो एग्जाम होने वाला है उसमें लेखक का नाम दिया रहेगा। ठीक है, कि करमचंद आहिर जी के अनुजाई संज्ञा के कोयटा भेद होइला, इस प्रकार लेखक का नाम दिया रहेगा। अगर लेखक का नाम नहीं भी दिया रहे तो भी आपको आदर्श पंच परगना व्याकरण को फॉलो करना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 5 भेद होता है पंच परगनिया में संज्ञा का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, कुकुर केर पूंछ बाको होइला। ठीक है, कुकुर केर पूंछ बाको होइला। वाक्य महान कुकुर कौन संज्ञा है? कि इस वाक्य में जो कुकुर शब्द है ये आपको बताना है कि कौन सा संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शंस को देख लीजिए। पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी है देखिए जातिवाचक, ऑप्शन सी है समूहवाचक या फिर ऑप्शन डी है द्रव्यवाचक। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी अपने कॉपी में नोट करेंगे। तो दोस्तों, जो कुकुर है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा काके कहल जाएला? जोन संज्ञाटा लेख संपूर्ण जाति के बोध होला से संज्ञाटा के जातिवाचक संज्ञा कहल जाएला। ठीक है, जिस संज्ञा से संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कुकुर, इसमें संपूर्ण कुकुर जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, तो इसमें संपूर्ण कुकुर जाति का बोध हो रहा है तो ये आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे वो भालू हो गया, लोग, कुकुर। ठीक है, जिसमें संपूर्ण जाति का बोध होता है, जैसे कि बाघ, भालू, मूसा, टेंटेंगना, ये सब जितने भी चीज़ें हैं ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात कि जिसमें किसी खास आदमी, नदी, पहाड़, दिन, गाँव चाहे शहर इत्यादि के बोध होला सेटा के व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाएला। समवाचक संज्ञा माने समूह के बोध होला। द्रव्यवाचक संज्ञा माने जितना भी चीज़ें हैं, वस्तु हैं, उन सभी के बारे में जिससे पता चलता है उसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो कुकुर यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, तोयरगौन कौन संज्ञा के उदाहरण है के? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक करके रखिए। तोयरगौन किस संज्ञा का उदाहरण है ये आपको बताना है। ऑप्शंस देख लीजिए। पहला ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है भाववाचक संज्ञा या फिर ऑप्शन डी है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चलिए आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। तोयरगौन कौन संज्ञा के उदाहरण है के?
तो त्वरिगौन किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन आपका कहाँ से आएगा। आदर्श पंचपर्गण या व्याकरण आपको उठा लेना है, उसमें संज्ञा के जितने भी भेद हैं, ठीक है, उन सभी का जो भी उदाहरण है, उन सभी उदाहरण को अच्छे तरह से आपको पढ़ लेना है। ठीक है, उसमें भी जो थोड़ा अल्टर लगता है, जो कि कम सुना या फिर आपने उन शब्दों को कम उपयोग किया होगा, उन सभी शब्दों से ज़्यादातर बनता है, जैसे कि त्वरिगौन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार कुछ कुछ शब्द है, जैसे कि आपका हो गया मूसा, हो गया टेंटेंगना। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा में जैसे कि आता है मूसा। ठीक है, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद टेटेंगना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, टेटेंगना, ये भी आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, टेटेंगना। उसके बाद बाकी थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाना है कि जिसमें संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, हड़गा हो जाएगा, इसका भी हड़गा का उदाहरण भी याद रखेंगे। हड़गा, ये सभी शब्द बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए ये सभी शब्दों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो त्वरिगौन किस संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए टुपला कौन संज्ञा के उदाहरण है के? टुपला आपको बताना है कि किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, समवाचक संज्ञा या फिर शोभ। चलिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी देंगे टुपला किस संज्ञा का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी द्रववाचक संज्ञा। टुपला किस संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, द्रववाचक संज्ञा काके कहल जाएला? जे संज्ञाटाले कोनो चीज या फिर वस्तु के बारे पता चलेला से संज्ञाटाके द्रववाचक संज्ञा कहल जाएला। किसी भी वस्तु या फिर कोई चीज का उदाहरण आपको दिया जाएगा तो वो आपका द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि टुपला। ठीक है, उसके बाद जैसे कि धान, चाउर, चीरा, पिठा, ये सब हो गया, मूसा, गोबर, ये सब दूध, दही, ये सब क्या है? ये सब आपका द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। कोई भी चीज़ या फिर कोई भी वस्तु आपका द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी में कुछ कुछ वर्ड आपको याद रखेंगे जो कि ज़्यादातर रिपीट किया जाता है। द्रववाचक संज्ञा से संबंधित मैं आपको कुछ उदाहरण बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे कि वही जो हुआ टुपला। ठीक है, उसके बाद मोर्ची, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका थोइला, ये भी आपका द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा, ये भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको पूछा जाता है जैसे कि जो भी चीज़ हो गया, गमछा। ठीक है, गमछा हो गया। उसके बाद हो गया छिपी, ये वर्ड याद रखेंगे, छिपी, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, ये भी आपका द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा, छिपी। उसके बाद पोइला, पोइला, सेरा, ये सभी वर्ड याद रखेंगे जो कि द्रववाचक संज्ञा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द्रववाचक संज्ञा के उदाहरण है के? द्रववाचक संज्ञा का कौन सा उदाहरण है, ये आपको बताना है। डोरा, चिवरा, पोटिया, बिछा या फिर सोप। चलिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी अपने कॉपी में नोट करेंगे। द्रववाचक संज्ञा का कौन सा उदाहरण है? तो यहाँ पे देखिए डोरा, चिवरा, पोटिया, बिछा, ये सभी उदाहरण है द्रववाचक संज्ञा के। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोप। ठीक है, देखिए चिवरा ये भी वस्तु है, डोरा ये भी कोई वस्तु या फिर चीज़ का नाम है, पोटिया ये भी वस्तु है, बिछा ये भी वस्तु है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई सोप। तो द्रववाचक संज्ञा के उदाहरण है के ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोप। ठीक है, ये सभी द्रववाचक संज्ञा के उदाहरण है। ये सभी वर्ड आपको याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सर्वनाम के कोयटा भेद होइला। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है, 4, 5, 6 या फिर 8। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। तीनों ही व्याकरण में आपको सर्वनाम के 6 भेद देखने को मिलेंगे। थोड़ा बहुत अंतर है उसमें, लेकिन दोस्तों याद रखेंगे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तीनों ही व्याकरण के अनुसार इसमें 6 ही भेद देखने को मिलेंगे। हालांकि आपको फॉलो करना है आदर्श पंचपर्गणिया व्याकरण, जो कि लिखा गया है करमचंद आहिर जी के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वनाम के कोयटा भेद होइला, छोटा भेद होइला, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सर्वनाम के भेद है के। सर्वनाम का कौन सा भेद है ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन ए है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है निश्चयवाचक, माफ कीजिएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक सर्वनाम और लास्ट ऑप्शन है सौभ। चलिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4,
तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शोभ। ठीक है, सर्वनाम के कोईटा माफ कीजिएगा, सर्वनाम के कोंटा भेद देखे तो पुरुषवाचक सर्वनाम भी होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम भी होता है। इसके बाद आपका होता है नीचवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सभी मिला करके सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, इसे आपको याद रखना है। तोय कौन सर्वनाम के भेद है, तोय कौन सा सर्वनाम है ये आपको बताना है। ऑप्शंस देख लीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, नीचवाचक सर्वनाम, दुयो या फिर कोनो नाही। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी देंगे। तो देखिए, तोय जो है ये किस सर्वनाम का भेद है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम भी होता है और नीचवाचक सर्वनाम भी होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुयो। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात कि जे सर्वनाम गिला कोहैया सुनोया और जेकोर बारे खोल जाएला से सर्वनाम गिला के पुरुषवाचक सर्वनाम खोल जाएला। सर्वनाम मतलब तो आप सभी को पता होगा, जे शब्द गिला संज्ञा के बदले उपयोग होइला से शब्द गिला के सर्वनाम खोल जाएला। तो पुरुषवाचक मतलब जो कह रहा है, जो सुन रहा है या फिर जिसके बारे में कहा जा रहा है, उन सभी को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसमें से आता है जैसे कि तोय, मोय, ई, ऊ, तोहरे, हमरे, ये सब क्या है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। जबकि नीचवाचक सर्वनाम मतलब जे सर्वनाम गिला प्रयोग आपोन ते हैं चाहे केकरो ते हैं कोरोल जाएला उला के नीचवाचक सर्वनाम कोल जाएला। जैसे कि इसमें हो जाएगा तोय, ऊ, अपने। तो जरूरी नहीं है कि कोई एक सर्वनाम किसी एक ही सर्वनाम का भेद हो सकता है, दो सर्वनाम के भेद भी हो सकते हैं। जैसे कि तोय जो होगा ये पुरुषवाचक सर्वनाम और नीचवाचक सर्वनाम दोनों ही प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दुयो। अब चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, विशेषण और भेद है कि विशेषण का कौन सा भेद है ये आपको बताना है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या फिर परिमाणवाचक विशेषण। और लास्ट ऑप्शन है देखिए सर्वनामिक विशेषण। विशेषण के कौन सा भेद है ये आपको बताना है। चलिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी अपने कॉपी में नोट करेंगे। विशेषण के भेद तो याद रखेंगे, विशेषण के 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन कौन से हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। ये चारों भेद को याद रखेंगे, ये चारों विशेषण के भेद होते हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण अर्थात कि जिन शब्दों से संज्ञा या फिर सर्वनाम के गुण दोष, ठीक है, उसके जैसे कि प्रकार हो गया, रंग रूप, अवस्था, परिस्थिति, इन सभी चीज़ों का भेद होता है, उसको हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण मतलब संख्या शब्द आपको देखने को मिलेगा। परिमाणवाचक विशेषण मतलब नाप, जोक या फिर वजन से संबंधित जो विशेषता होगा उसको हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण मतलब ऐसे सर्वनाम शब्द जो कि संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनको हम लोग सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इन सभी भेद के याद रखेंगे। भेद को विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुणवाचक विशेषण को उदाहरण के। गुणवाचक विशेषण के आपको उदाहरण बताना है। भिंचोल, फुचकोल, ढोसोल या फिर सोप। चलिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए दोस्तों, गुणवाचक विशेषण का जो भेद होता है ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि भिंचोल ये भी गुण दोष को बताता है, फुचकोल ये भी गुण दोष को बताता है, ढोसोल ये भी गुण दोष को बताता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों याद रखेंगे जैसे कि आंध्रिया ये भी पूछा जाता है। आंध्रिया ये भी आपका गुणवाचक विशेषण का भेद है। उसके बाद हो गया छोटो, बोड़ो, बूढ़ा, ये सब हो जाएगा। उसके बाद भिंजोल, फुचकोल ये सब को आपको याद रखना है। फुटोल ये भी याद रखेंगे। फुटोल ये भी आपको गुणवाचक विशेषण का भेद हो जाएगा, माफ कीजिएगा उदाहरण हो जाएगा। जोतोल ये सभी गुण दोष बताते हैं। तो इन सभी शब्दों को याद रखना है, ये आपके गुणवाचक विशेषण के भेद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ई, ऊ, से, एहे, ओ, इगला कौन विशेषण के उदाहरण है कि ये सभी किस विशेषण के उदाहरण है ये आपको बताना है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या फिर सर्वनामिक विशेषण। तो ये जो शब्द है ई, ऊ, से, एहे, ओहे, ये सब जो विशेषण है ये सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वनामिक विशेषण काके कोल जाएला? जे सर्वनाम गिला कोनो संज्ञा के विशेषता बताएला उला के सर्वनामिक विशेषण कोल जाएला। ठीक है, ऐसे सर्वनाम शब्द जो कि किसी संज्ञा के विशेषता बताते हैं उनको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
एक वचन संज्ञा शब्द माने का जोड़ले बहुवचन बनेला। ठीक है, एक वचन संज्ञा शब्द में क्या जोड़ने से बहुवचन बनता है ये आपको बताना है। गोला, गीला, मौन या फिर सौभ। एक वचन संज्ञा शब्द है, उसमें आप क्या जोड़ेंगे कि वो बहुवचन बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, एक वचन जो संज्ञा शब्द है उसमें आप गीला जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका जो संज्ञा शब्द है वो आपका बहुवचन बन जाएगा। और अगर आपका एक वचन सर्वनाम शब्द होगा तो उसमें गोला जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। एक वचन संज्ञा शब्द का उदाहरण जैसे कि काढ़ा। ठीक है, काढ़ा शब्द आपका दिया गया है, काढ़ा शब्द को आपको बहुवचन बनाना है तो उसमें गीला जोड़ेंगे तो आपका काढ़ा गीला हो जाएगा, जो कि एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे कि भेड़ी गीला। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपका एक वचन संज्ञा शब्द है जिसको आपको सर्वनाम बनाने के लिए उसमें गीला शब्द जोड़ना होगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर आपका एक वचन सर्वनाम शब्द रहता, एक वचन सर्वनाम शब्द को बहुवचन बनाने के लिए आपको गोला शब्द जोड़ना पड़ता है, जैसे कि इगला, उगला, ये सब क्या है, एक वचन सर्वनाम शब्द है। जैसे कि ई एक वचन सर्वनाम शब्द है, इसमें गला जोड़ देंगे, गोला जोड़ देंगे तो इगला हो जाएगा। तो ये आपका बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसे आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग के कोयटा भेद होइला। लिंग के कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है, एकटा, दुईटा, तीनटा या फिर चारटा। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी अपनी कॉपी में नोट करेंगे कि लिंग के कितने भेद होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माफ कीजिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिंग के कोयटा भेद होइला, चारटा भेद होइला। ठीक है, लिंग के चार भेद होते हैं। ठीक है, अलग अलग व्याकरण में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, लेकिन आपको फॉलो करना है आदर्श पंचपरगणिया व्याकरण। आदर्श पंचपरगणिया व्याकरण जो कि लिखा गया है डॉक्टर करमचंद आहिर जी के द्वारा, उसके अनुसार लिंग के चार भेद होते हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और उभयलिंग। जबकि पंचपरगणिया भाषा व्याकरण जो कि लिखा गया है परमानंद महतो जी के द्वारा, या फिर आपके जो चंद्रमोहन महतो जी का व्याकरण है पंचपरगणिया व्याकरण, उसमें आपको दो ही भेद देखने को मिलते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन दोस्तों याद रखना है पंचपरगणा आदर्श पंचपरगणिया व्याकरण के अनुसार जो कि लिखा गया है करमचंद आहिर जी के द्वारा, उनके द्वारा कहा गया है कि पंचपरगणिया में लिंग के चार भेद होते हैं। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। अगर लेखक का नाम दिया रहेगा उस अनुसार आपको जवाब देना है। अगर किसी भी लेखक का नाम नहीं दिया रहेगा तो आदर्श पंचपरगणिया व्याकरण के अनुसार आपका जवाब देना है। तो लिंग के कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उभयलिंग है कि कौन सा उभयलिंग है ये आपको बताना है। आजा, डोरा, मितान या फिर मीता। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी देंगे। क्वेश्चन नंबर 14। तो उभयलिंग अर्थात कि ऐसा लिंग जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही जाति का बोध होता है उसको हम लोग उभयलिंग कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस को ध्यानपूर्वक देखने से आपको पता चलेगा कि मितान जो है इसमें स्त्री पुरुष दोनों का ही बोध हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी जो है आपका उभयलिंग हो जाएगा। इसी प्रकार उभयलिंग के और कुछ उदाहरण जैसे कि छुआ। ठीक है, छुआ, छुआ स्त्री और पुरुष दोनों ही के लिए यूज होता है, इसलिए छुआ जो हो जाएगा आपका उभयलिंग हो जाएगा। उसके बाद कुटुम। ठीक है, कुटुम भी आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होता है, इसीलिए ये भी आपका उभयलिंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा पड़ोसी। पड़ोसी ये भी आपका दोनों ही चीज़ हो जाएगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो ये आपका उभयलिंग हो जाएगा। उसके बाद पोका, मकड़ा, चिमटी, जोंगटी ये सभी आपके उभयलिंग के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सुपली कौन लिंग है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुपली कौन सा लिंग है ये आपको बताना है। स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग या फिर पुल्लिंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपली जो है नपुंसक लिंग है। ठीक है, जो भी निर्जीव वस्तुएं आते हैं वो सभी नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जो भी नपुंसक लिंग है वो सभी निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे कि सुपली आपके नपुंसक लिंग का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद कलम, पानी, हवा ये सब, टुपला, ठीक है, सूप ये सभी क्या है, ये आपके नपुंसक लिंग के उदाहरण है। ठीक है, जैसे कि सूप हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा कांथा, कांथा। ठीक है, उसके बाद किताब, कलम, जो भी आपके निर्जीव वस्तुएं हैं वो सभी आपके नपुंसक लिंग हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कोचो आंवला के स्त्रीलिंग है के। कोचो आंवला का स्त्रीलिंग आपको बताना है कोचो, कोचो आंवली, कोची या फिर कोचवाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर आप सभी देने का प्रयास करेंगे। कोचो आंवला के स्त्रीलिंग है के। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोचो। ठीक है, कोचो आंवला का स्त्रीलिंग हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोचो। ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जैसे कि पोगड़ा आंवला, हुमटा आंवला, ठीक है, तो ये आंवला शब्द जब लगता है तो इसको आंवला शब्द को हटा करके हम लोग स्त्रीलिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कोचा आंवला में आंवला हट जाएगा और कोचा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोहरे कौन पुरुष के उदाहरण है के। तोहरे किस पुरुष का उदाहरण है ये आपको बताना है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या फिर सो। तो तोहरे कौन पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्यम पुरुष। तोहरे किस पुरुष का उदाहरण है। मध्यम पुरुष का उदाहरण है। ठीक है, मध्यम पुरुष अर्थात कि जिसको आप बता रहे हैं या फिर आपका जो कहना है वो जो सुन रहा है वो आपका मध्यम पुरुष होता है। ठीक है, उत्तम पुरुष अर्थात कि जो बोल रहा है, जैसे कि आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा उत्तम पुरुष। और अन्य पुरुष अर्थात कि जिसके बारे में कहा जा रहा है वो आपका अन्य पुरुष होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में भी जैसे कि तोय जो हो जाएगा, मध्यम पुरुष में भी एक वचन और बहुवचन होता है। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। तोय जो हो जाएगा ये आपका एक वचन हो जाएगा, तोहरे जो हो जाएगा ये आपका बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार उत्तम पुरुष में मोय जो हो जाएगा वो एक वचन हो जाएगा। ठीक है, और हमरे जो हो जाएगा वो बहुवचन हो जाएगा। ये चीज़ मैंने पहले की वीडियोज़ में, बहुत सारे वीडियोज़ में करवा चुका है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्यम पुरुष हो जाएगा तोहरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए बेनु के समानार्थी शब्द। देखिए बेनु का समानार्थी शब्द बताना है। बांसुरी, नटखट, कंजूस या फिर सुंदर। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी देंगे। बेनु का समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांसुरी। बेनु का पर्यायवाची शब्द होता है बांसुरी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जो भी पर्यायवाची शब्द मैंने करवाया है पेड क्लास में वो सारे पर्यायवाची शब्द को आपको याद रखना है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए दोस्तों अगर आपको पेड क्लास ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा। पेड क्लास में मैंने सभी पर्यायवाची शब्द को करवा दिया है, उससे अलग आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, बांसुरी का पर्यायवाची शब्द होता है बेनु। इसके अलावा दोस्तों इसके अन्य जो पर्यायवाची शब्द हो जाए जैसे कि मुरली, मुरली भी बांसुरी का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, उसके बाद बंसी ये भी पर्यायवाची शब्द होता है। तो इन सभी पर्यायवाची शब्दों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटों के पर्यायवाची शब्द है टेपरा, बीतना, गिदिंग या फिर सोब। तो छोटो मतलब जो छोटा होता है उसको छोटो कहा जाता है। इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा। टेपरा ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा। बीतना ये भी करेक्ट आंसर होगा। और गिदिंग, तो ये सभी पर्यायवाची शब्द होते हैं छोटों का। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेपरा, बीतना, गिदिंग, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए बोड़ो के पर्यायवाची शब्द देखिए। बोड़ो का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। उम्दा, देजांग, डागोर या फिर सोप। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, तो बोड़ो का जो पर्यायवाची शब्द है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ये देजांग। ठीक है, देजांग, उम्दा और डागोर ये तीनों ही पर्यायवाची शब्द होता है बोड़ो का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, केवल देजांग नहीं होगा, बोड़ो का पर्यायवाची उम्दा भी होता है, देजांग भी होता है और डागोर भी होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोब। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सोता कौन शब्द के पर्यायवाची है के। सोता किस शब्द का पर्यायवाची है ये आपको बताना है। आहार, भोजन, खायक या फिर सोब। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सोब। भोजन का ये सभी पर्यायवाची शब्द होते हैं। आधा आहार भी हो जाएगा, सोता, भोजन, खायक ये सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, पर्यायवाची शब्द के सही मिलान नायक है। पर्यायवाची शब्द का सही मिलान कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। सुंदर, सुगोड़, जमीन, ठाई, नारी, कांता या फिर पवन, रजनी। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी देंगे। कौन सा करेक्ट मिलान नहीं है पर्यायवाची शब्द का।
तो देखिए दोस्तों, सुंदर को सुगौड़ कहा जाता है, ये आपका करेक्ट है। जमीन को ठाई भी कहा जाता है, नारी को कांता भी कहा जाता है, लेकिन रजनी ये जो है पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रजनी रात्रि का पर्यायवाची शब्द होता है, न कि पवन का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसमें कौन सा नहीं है पूछा गया था, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। ढींगा के विपरीत शब्द देखिए। ढींगा का आपको विपरीत शब्द बताना है, टाटाल, पानिया या फिर निमोथ झोर। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23। तो ढीका का आपका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी पानिया, ढीका का पानिया। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ढीका का विपरीत शब्द पूछा गया था, अब तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। विपरीत शब्द के सही मिलाने के विपरीत शब्द का आपको सही मिलान बताना है। धौन का पातोर, दोढ़ों का खोइक, ओदा का टाटाल या फिर सोप। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, विपरीत का आपको विपरीत शब्द का मिलान कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए धौन का पातोर ये भी आपका सही होगा, दोढ़ों का खोइक ये भी आपका सही होगा, ओदा का टाटाल। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का याद रखेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुनु के विपरीत शब्द है कि उड़ाल, साकोट, हुलूक या फिर ओनु। ठीक है, मुनु का विपरीत शब्द आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मुनु का विपरीत शब्द हो जाएगा उड़ाल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सही मिलान आएगा, कौन सा सही मिलान नहीं है ये आपको बताना है। देखिए उजोर, मोइल, दे, बाबा, गुरुआ, नूंचिया या फिर कोनो नहीं। चलिए विपरीत शब्द का कौन सा सही मिलान ना है कि कौन सा सही मिलान नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए उजोर का मोइल ये तो सही मिलान है, दे का बाबा ये भी सही मिलान है, गुरुआ का नूंचिया ये भी सही मिलान है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कोई भी गलत नहीं है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सेके के विपरीत शब्द है कि सेके का विपरीत शब्द कौन सा है। झोर, सदोर, जूठा या फिर धार। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी देंगे। क्वेश्चन नंबर 27। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेके का जो विपरीत शब्द है ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा झोर। सेके मतलब सूखा हुआ, झोर मतलब जो पानी पानी रहता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, ग्रामर के 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोगों ने किए। इसी प्रकार आपका रिवीजन में सभी चैप्टर का करवा दूंगा। ठीक है, अगर आप झारखंड से संबंधित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रिपरेशन करते हैं तो प्लेलिस्ट को जरूर से विजिट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दिए। आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।